हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल इंजरी। सेल इंजरी में सबसे पहले तो ये एक आईएमपी सवाल है जो एग्ज़ाम में पास होने के लिए काफ़ी लोगों को बहुत ही हेल्प करता है। उसमें से एक मैं भी हूँ आपकी तरह। ये सबसे पहले तो फुल क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट नोट में भी आता है, तो उसके लिए आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, 10 मार्क्स का सवाल है और पास होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें सेल इंजरी एक फुल क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, साइड में इधर बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहला तो इसका आएगा डेफिनेशन, फिर 2 फैक्टर आता है जिस पे डिपेंड करता है वो फैक्टर लिखना है, फिर उसका आएगा इटियोलॉजी, फिर इसका आएगा कॉमन मैकेनिज्म, फिर इसका आएगा 2 टाइप, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, उसका मैकेनिज्म अलग से। वो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी का मैकेनिज्म और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मैकेनिज्म आपको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में और फुल क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो ये इतना आईएमपी है, इसमें सेल इस चैप्टर में से आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो आप ये वीडियो ध्यान से देख लो, इसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना करके जाओ। ये आपको पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सेल इंजरी मतलब आप सबको बेसिकली तो सबको मालूम ही होगा कि सेल का इंजरी कैसे होता है। किसी को कुछ लग जाए तो उसको सेल इंजरी हम सब बोलते हैं। ठीक है, पर ऐसे नहीं। अगर सेल इंजरी को हमें पैथोलॉजी की डेफिनेशन में लिखना है तो उसको क्या बोलेंगे? सेल इंजरी इज डिफाइंड एज इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पर वेराइटी ऑफ स्ट्रेस क्यों लिखा गया? क्योंकि कोई भी एक चीज़ से ये सेल इंजरी नहीं होती, बहुत सारे कॉज है। जैसे कि किसी ने मार दिया, कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया, कोई भी हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से कोई इंजरी होती है। ठीक है, कोई केमिकल पड़ गया, तो वो अलग अलग स्ट्रेस हुए कि नहीं। स्ट्रेस बोले तो कोज, समझ गए? स्ट्रेस मतलब फोर्स, फोर्स क्या कहीं किसी भी तरह से लग सकते हैं। ये फोर्स क्यों लगता है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल एजेंट। इटियोलॉजिकल एजेंट बोले तो कोज, समझ गए? वो चेंज करते हैं इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। बस ये है सिंपल सा डेफिनेशन सेल इंजरी का। किसी भी डेफिनेशन को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार उसको शांत दिमाग से समझ लो तो बहुत ही इजी होता है सारी डेफिनेशन। उसको आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब आप समझ गए हो तो इसको एक आराम से याद कर सकते हो। सेल इंजरी इज डिफाइंड एज इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इटियोलॉजिकल एजेंट विच चेंज इनटू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं 2 फैक्टर जिस पे सेल इंजरी डिपेंड करता है। क्या 2 फैक्टर है? एक तो हमारा सेल खुद, और दूसरा जिस सेल पर जो अटैक कर रहा है वो फोर्स। दो बात पे वो अटैक करता है, सेल इटसेल्फ एंड फैक्टर पर्टेनिंग फोर्स। ठीक है, जो सेल पर अटैक करता है। अगर हमारा सेल मजबूत है, सक्षम है, बॉडी बिल्डर है तो आसानी से हार नहीं मानेगा, उसको आसानी से कोई डैमेज नहीं होगा। अगर बाहर का फोर्स ज़्यादा है तो हमारे सेल को ज़्यादा डैमेज होगा, और फोर्स कम है तो हमारे सेल को कम डैमेज होगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इटियोलॉजी। ये इटियोलॉजी बोले तो कोज मेनली 2 टाइप के हैं, एक्वायर्ड और जेनेटिक। अब आप सब लोग 12वीं पास किए, नीट दिए और मेडिकल फील्ड में आए हो और उसमें अभी फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, तब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे, समझ रहे हो? तो सबको इतना तो मालूम होगा कि जेनेटिक ये इटसेल्फ एक कोज है, उसमें हमारे जीन में कुछ ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी, सिंपल सी बात, हाँ उसी की वजह से हमारी बॉडी जेनेटिक कोज, ये सिंपल सी बात है। चलो अब जेनेटिक के बारे में कोई कुछ नहीं बोला। अब एक्वायर्ड बोले तो बाहर से कुछ आता है, उसको बोलेंगे एक्वायर्ड कोज। ये बहुत सारे, उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट। ठीक है, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, उसकी वजह से क्या होता है? हाइपोक्सिया की डेफिनेशन तो सबको मालूम होगी। हमारे शरीर में जब भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उसको बोलेंगे हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप होती है, उसकी वजह से क्या होता है? सेल डेथ चालू हो जाती है, उसको बोलेंगे इस्चेमिया। इस्चेमिया के बाद होता है नेक्रोसिस और गैंग्रीन। ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो कोई भी सेल है उसको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तो वो सेल जिंदा कैसे रहेगा? हमें भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है तो हम मर जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, सेल कहाँ से बचेगा? हाइपोक्सिक, समझ गया हाइपोक्सिक कोज क्या है? अब बात करते हैं फिजिकल एजेंट। ये जो है फिजिकल एजेंट में क्या है? कोई भी, किसी ने हमें मार दिया, थर्मल इंजरी हुई, कोई भी इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, उसको बोलेंगे फिजिकल एजेंट। केमिकल एजेंट मतलब कोई भी दवा है, ड्रग्स है, स्टीरॉइड्स है, एसिड है। अब आप एक सिंपल सी बात याद रखो, केमिकल से कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे घर में टॉयलेट साफ करने के लिए एसिड होगा, वो आप पी के देख लो, आपको बॉडी को डैमेज करेगा, ये बात आप मानते हो? करता है ना? अब बस, तो वो सेल को भी तो डैमेज करेगा कि नहीं? समझ गया मेरी बात? अब बस उसी के लिए है केमिकल एजेंट। अब कोई पूछना मत केमिकल एजेंट कैसे काम करता है। अब बात करते हैं माइक्रोबियल एजेंट। ये इसका तो आपको नाम से ही पता चल गया, माइक्रोबियल मतलब वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट, वो सब। ठीक है, माइक्रोबियल। इम्यूनोलॉजिकल मतलब इम्यूनिटी भी कॉज है सेल इंजरी का। कैसे मैं समझाता हूँ आपको। नॉर्मल इम्यूनिटी कोई भी डैमेज नहीं करती हमारे सेल को, पर अगर वही इम्यूनिटी बढ़ जाए,
तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी। वही एलर्जिक रिएक्शन जो हम बोलते हैं वो हमको तकलीफ देती है कि नहीं, देती है ना। हाँ, बस उसी के लिए है इम्यूनोलॉजिकल कोज। ऑटोइम्यून डिसीज सारे उसी कारण भी हमारे सेल में डैमेज होता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल कोज, न्यूट्रिशन, अगर किसी इंसान को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो सूख लकड़ी रहता है कि नहीं, वो कुछ काम कर सकता है ठीक से, नहीं कर सकता कि नहीं, तो सेल कहाँ से कर पाएगा, सोचो आप, सेल नहीं कर पाएगा कि नहीं, बस उसी की वजह से सेल डैमेज होता है। अब बात करते हैं एजिंग। एजिंग मतलब अब इंसान की भी एक लिमिट आती है, उस एज के बाद वो काम नहीं कर सकता कुछ। देखो अब एक मेरे जैसा कोई 25-26 साल का लौंडा है, वो जिम में जाता है, डंबल्स उठाता है, ठीक है, और एक 60-70 साल के बुजुर्ग इंसान है, वो जिम में जाते हैं, तो क्या 60-70 किलो के डंबल उठा पाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ बस, तो एजिंग का बात भी वैसा ही है फंडा। साइकोजेनिक कोज, साइकोजेनिक बोले तो दिमाग से। अब आपको पता होगा कि सारे डिसीज़ कहाँ से आते हैं, हमारे दिमाग से चालू होते हैं। हमारा दिमाग अगर फिरा तो डिसीज़ होना चालू होगा। कोई भी इंसान डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो उसको डिसीज़ होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उसी के लिए ये है साइकोजेनिक कोज। समझ गए आप मेरी बात। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं पैथोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट जो लिखा है इडियोपैथिक कोज। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, किसी का भी कुछ भी मैकेनिज्म नहीं आता या कोज नहीं आता, तो क्या लिख देना पता है, इडियोपैथिक कोज। उसका मतलब होता है अननोन, हमें भी नहीं पता, और ये लीगल है और ये वैलिड है, इसका मार्क्स आपको मिलेगा। समझ गया मेरी बात, ये लिख देना। अब इतने सारे कोज है, समझ गया, हाइपोक्सिया, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल एजेंट, एजिंग, साइकोजेनिक और इडियोपैथिक। बस अब बात करते हैं पैथोलॉजी। मतलब नॉर्मली जो सेल इंजरी होती है उसमें कॉमनली क्या क्या होता है। उसके लिए आपको अगर सिर्फ पूछा जाए कि सेल इंजरी का मैकेनिज्म लिखो, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल का, तो आपको मैं ये जो 4 पॉइंट दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो लिखना है। इसमें मैं सिर्फ आपको हेडिंग ही बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको अपने हिसाब से गप्पे लगाने हैं। उसमें तो आप सब एक्सपर्ट हो, उसके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो सिर्फ हेडिंग देखता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि सारे लोगों का अंदर लिखा हुआ डिटेल में पढ़े, वर्ड टू वर्ड जाए। वो सिर्फ हेडिंग देख के ही आप सबको मार्क्स दे देगा। भाई मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद लिख के आया हूँ और मेरा फर्स्ट क्लास है। मुझे भी विश्वास नहीं है पर है, मैं भी यही लिख के आया हूँ। समझ रहे हो, मैं आपको वही बता रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है इसमें, फैक्टर पर्टेनिंग टू इटियोलॉजिकल एजेंट एंड सेल। मतलब सेल जो है हमारा वो, और बाहर से जो एजेंट आ रहा है उस पर कौन कौन से उसका कौन कौन सा वेराइटी है, वो उस पर सेल इंजरी डिपेंड करता है। सबसे पहले लेते हैं इंजरियस एजेंट जो बाहर से आ रहा है, उसका टाइप, ड्यूरेशन और सीवियरिटी। अगर टाइप देखो, कोई भी चीज़ होती है उसका टाइप होता है, हैवी टाइप, लो टाइप, ऐसा। अगर कोई टाइप जो खतरनाक है वो हम पर अटैक करता है तो हमें डैमेज ज़्यादा होगा। समझ गए, ये ऐसा बात है। ड्यूरेशन, अब आपको झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो 5 मिनट लगे और 2 सेकंड लगे, उसमें फ़र्क होगा कि नहीं। हाँ बस ये वही है। अब बात करते हैं सीवियरिटी की। सीवियरिटी बोले तो अगर कोई सीरियस व्यक्ति है, सीवियरिटी मतलब ज़्यादा देर तक, वही समझ गए। अब टारगेट सेल मतलब हमारे बॉडी का जो सेल है उसकी बात हो रही है। अगर हमारी बॉडी का सेल का टाइप, स्टेटस और एडेप्टेबिलिटी मतलब हमारा सेल जो एडेप्ट कर सकता है, हम पर कोई अटैक हुआ तो हमारा बॉडी उसको एडेप्ट कर लेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारी एडेप्टेबिलिटी लो है तो हमको डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। समझ गए मेरी बात। हाँ बस उसके लिए ये लिखा है। फिर क्या होगा, ये होगा तो अगर बाहर से कोई भी फोर्स आता है तो हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करेगा। अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुआ तो हमारा बॉडी भी तो ट्राई करेगा कि नहीं कुछ अपने आप को बचाने की। ये हमारा सेल है, यहाँ से बाहर से कोई फोर्स आया तो ये डैमेज हुआ सबसे पहले, तो इसको बचाने के लिए यहाँ से कुछ तो रिस्पॉन्स जाएगा कि नहीं। ये रिस्पॉन्स में क्या होगा, फ्री रेडिकल का सिक्रेशन होगा। ये कॉमनली होता है। क्या होगा, बाहर से आया, ये डैमेज हुआ मेम्ब्रेन, अंदर से कुछ सिक्रेट हुआ, फ्री रेडिकल, बस। अब ये मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, सेल मेम्ब्रेन का सिंपल काम है क्या, हमारे शेप देने का, सेल को शेप देता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो उसका शेप भी डैमेज होगा, उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंज। समझ गए मेरी बात। अगर शेप चेंज हुआ और ये सब डैमेज हो रहा है तो उसका फंक्शन भी तो जाएगा ना। तो चौथा पॉइंट है फंक्शनल डैमेज। ये 4 पॉइंट आपको लिखना है नॉर्मल इंजरी के मैकेनिज्म में। क्या, फैक्टर पर्टेनिंग टू इटियोलॉजिकल एजेंट एंड सेल, कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म में क्या है, बाहर से फोर्स आता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है, फ्री रेडिकल सिक्रेशन होता है, उसके लिए मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं और फंक्शनल चेंज होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो एजेंट है बाहर से आया कोई भी, उसमें 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्या, सबसे पहले तो वो हमारा डिमांड इंक्रीज होता है, मतलब स्ट्रेस जो आता है, हम जब जिम में जाते हैं तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, या रनिंग करते हैं तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो वो हमारा बॉडी एडेप्ट कर लेता है, एक लिमिट तक हमारा बॉडी सहन कर सकता है, उसको बोलेंगे
एडेप्टेशन, सेल्यूलर एडेप्टेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है। जितना एडेप्टेशन ज़्यादा है उतना कम इंजरी होने का चांसेस है हमारे को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉडी सीधा सेल डैमेज हो जाता है, उसमें एडेप्ट भी होता है, ठीक है। अब एडेप्टेशन से ज़्यादा अगर हमारे पे फोर्स लग रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट, पर इतना भी ज़्यादा नहीं कि मर जाए सेल, ठीक है, ये बीच वाला, तो क्या होगा, हमारा सेल एक लिमिट तक डैमेज होगा और उस सेल डैमेज को अपना बॉडी क्या बोलते हैं, रिपेयर कर लेगा, हीलिंग कर लेगा, नॉर्मल जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। उसमें आखिर में क्या होता है, रिपेयर और हीलिंग। अगर बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसमें सेल मर जाएगा, सिंपल सी बात, मर गया, ख़त्म बात। चलो, अब दो टाइप का मेनली हमारा सेल क्या बोलते हैं, दो टाइप का मेनली सेल इंजरी होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर खास ध्यान दो, ठीक है। ये किसी पास शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं या तो ऐसे जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, इसलिए आप देख लो। रिवर्सिबल बोले तो रिस्टोर, रिवर्सिबल जैसा था वैसा हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वो रिस्टोर नहीं होगा, डेथ, उधर सीधा डेथ ही है, इधर से वापस आने का कोई चांस ही नहीं है अपना, इधर से एक बार आ सकते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ मैकेनिज्म, पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊँगा, आपको अंदर अपने आप से लिख देना है, ठीक है। चलो, रिवर्सिबल सेल इंजरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रिवर्सिबल सेल इंजरी। सबसे पहले क्या होगा, बाहर से कोई भी सेल आता है तो हमारा एटीपी प्रोडक्शन कम होगा। अब आपको पता है कि सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी, वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी। एटीपी प्रोडक्शन कहाँ से होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में दो टाइप के रेस्पिरेशन चालू होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जब मिलता है बॉडी को तब होता है, और एनएरोबिक जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तब होता है, ठीक है। एनएरोबिक में और एटीपी जो बनते हैं वो कम होते हैं एरोबिक के कंपैरिजन में, ठीक है। पर अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो हमारा बॉडी जो एटीपी तो चाहिए तो उसको शिफ्ट कर देगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक ड्रॉबैक है कि उसके साथ साथ एक एसिड प्रोडक्शन होता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। अब आप सबको मालूम है कि हमारे शरीर में जब एसिड बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एसिडोसिस, ठीक है। अब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आ नहीं रहा, एसिड बनता जा रहा है, तो होगा कि नहीं एसिडोसिस। तो हाँ, दूसरा पॉइंट वही लिखना है, इंट्रासेल्यूलर लैक्टिक एसिडोसिस। इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, लैक्टिक एसिडोसिस लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना, उसको बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर लैक्टिक एसिडोसिस। अब एसिड हुआ तो आप सबको मैंने बताया कि एसिड हमारे बॉडी को कैसे डैमेज करता है। अब बस, तो सेल को भी डैमेज करेगा, तो कैसे करेगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो वो हुआ सेल मेम्ब्रेन डैमेज। सेल मेम्ब्रेन में होते हैं डिफरेंट पंप, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम पंप। अब आप सबको मालूम है कि सोडियम नॉर्मली एटीपी बनाने के लिए सोडियम बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है। तो अब ये डैमेज हो गया तो सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, सोडियम अंदर के अंदर ही रहना चालू करेगा। अब मेरी एक बात सुनो, एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि सोडियम कभी भी अकेला नहीं घूमता, वो अपने साथ लेके जाएगा अपने दोस्त H2O को, पानी को, समझ गए। ऐसा ही होता है, कहीं पर भी आप देख लो सोडियम अकेला नहीं होगा, उसके साथ पानी होगा ही होगा। अब सेल के अंदर ये सेल है, इसके अंदर सोडियम है तो अपने साथ पानी भी ला रहा है। अब सोडियम इधर बढ़ रहा है तो पानी भी बढ़ेगा कि नहीं, तो ये सेल फूलेगा कि नहीं, उसको बोलेंगे स्वेलिंग, ठीक है। उसकी वजह से होता है स्वेलिंग। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम पंप है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये कैल्शियम पंप, इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब देखो, सबसे पहले कैल्शियम बढ़ना चालू हुआ तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा हमारे सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा, तो हमारे शरीर में बॉडी में प्रोटीन कम हो जाएगा, ठीक है। इतना होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में। अगर यहाँ से हमारे बॉडी का स्ट्रेस कम हो गया, स्ट्रेस बाहर से लगने वाला फोर्स कम हो गया या तो रिमूव हो गया, तो बॉडी अपने आप को रिस्टोर कर सकती है यहाँ तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा डैमेज नहीं हुआ है अभी तक, तो बॉडी रिस्टोर कर सकती है। अगर अब भी नहीं हुआ रिमूव, स्ट्रेस रिमूव नहीं हुआ, फोर्स रिमूव नहीं हुआ, तो अब बॉडी आगे जाएगा, उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में इरिवर्सिबल सेल इंजरी पूछ रहे हैं तो रिवर्सिबल का इतना पूरा जो मैं बताया वो तो लिखना ही है, उसमें ये प्लस करना है, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल पूछा जाए या सिर्फ रिवर्सिबल पूछा जाए तो यहाँ तक लिखना है, और इरिवर्सिबल पूछा जाए तो रिवर्सिबल प्लस ये भी लिखना है, समझ गए। अब क्या होगा मैं बताता हूँ। आप यहाँ तक आपने लिख दिया कि कैल्शियम अंदर आ रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम अब एक्टिवेट करना चालू कर देगा दूसरे कंपोनेंट को। कौन कौन सा कंपोनेंट एक्टिवेट होगा, सबसे पहला एक्टिवेट होगा फॉस्फोलाइपेज। अब आप सबको मालूम है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किसका बना होता है, फॉस्फोलाइपेज का। ये जो एंजाइम एक्टिवेट हुआ फॉस्फोलाइपेज, तो ये फॉस्फोलिपिड को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। तो हमारा मेम्ब्रेन तो यहाँ से गया काम से, समझ गए, ये काम है फॉस्फोलाइपेज का। अब और किसको एक्टिवेट करेगा, उसके बाद करेगा प्रोटीएज को एक्टिवेट। अब प्रोटीएज एक्टिवेट हुआ
तो हमारा बॉडी में प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा। मेन सेल का कंपोनेंट जो है साइटोस्केलेटन, उसको डैमेज होगा, क्योंकि प्रोटीन का बना होता है साइटोस्केलेटन। अगर प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तो प्रोटीन जाएगा, तो साइटोस्केलेटन भी अपने काम से गया। अब बात करते हैं तीसरा, एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो वो तो सिर्फ पूरा न्यूक्लियस ही खराब कर देगा, न्यूक्लियस ही खा जाएगा, ठीक है। अब सेल का न्यूक्लियस ही नहीं बचा तो सेल किस काम का? अगर आपका बॉडी है तो उसमें जान ही नहीं है तो किस काम का? अगर आप 80 किलो का हो और आपको घर में कोई वजन उचकाने को बोले और आप वजन लिफ्ट नहीं कर सकते तो किस काम का आपका ये बॉडी? आपके पापा ने आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है पर आप लड़कियों के पीछे घूमते हो, तो किस काम का आपका ये पापा का पैसा? बताओ, समझ गए? चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दो, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं बोला प्रोटीन का भी छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, न्यूक्लियस का भी टुकड़े हो गए, फॉस्फोलिपिड के भी टुकड़े हो गए, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को पूरा को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्टिवेट होगा लाइसोसोम। लाइसोसोमल एक्टिविटी उसमें जो पूरा खा जाता है। अब खा गया तो हमारा सेल ही नहीं बचा, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हो गई सेल डेथ, डिस्ट्रॉय। सिर्फ इतना बात है सेल इंजरी में। अगर आपने सेल इंजरी इतना कर दिया तो इस चैप्टर में आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो आप इतना कर लो, एग्ज़ाम में पास होने के लिए इतना बहुत है, सफिशिएंट है। मैं खुद इतना ही एग्ज़ाम में लिख कर आया हूँ और मैं पास हुआ हूँ, आप भी होगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।